एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2। और प्रश्नावली 2 में हमको एक तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, और यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो उसके बीच में कुछ पदों का निवेश करके हमको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो इस टाइप के प्रश्न हम प्रश्नावली 2 में देखेंगे। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों में हमको ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो प्रश्न 1 आप बनाएंगे, प्रश्न 2 हम यहाँ पर बना करके देखते हैं। प्रश्न 2 में दिया है x² प्लस 3xy और y² माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये दो राशि हैं जिनका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दो राशियों का समांतर माध्य उन राशियों के योगफल का आधा होता है। यहाँ पर ये पहला राशि हो गया और ये दूसरा राशि। इन दोनों का समांतर माध्य निकालना है तो किन्हीं दो राशियों का समांतर माध्य उन राशियों के योगफल का आधा होता है। किन्हीं दो राशियों का समांतर माध्य उन राशियों के योगफल का आधा होता है। उन राशियों के योगफल का आधा होता है। समांतर माध्य को हम माध्य भी कहते हैं, और अगर हम औसत के रूप में इसका उपयोग करें तो इसका सूत्र भी होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पद मतलब यहाँ पर दो पद हैं तो दो पदों का योग, और पदों की संख्या कहेंगे तो कितना है, 2 है। तो लगभग वही है समांतर माध्य, माध्य या औसत। दो राशियों का समांतर माध्य उन राशियों के योगफल का आधा होता है। तो अगर हमको निकालना है x² प्लस 3xy और y² माइनस 3xy का समांतर माध्य, तो इनका समांतर माध्य कितना होगा, इन दोनों के योगफल का आधा। यानी कि पहला राशि x² प्लस 3xy है और योगफल बोल रहे हैं मतलब प्लस। दूसरा राशि है y² माइनस 3xy और आधा होता है, आधा मतलब बटे 2। इसको सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 3xy प्लस y² माइनस 3xy अपान 2। यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस 3xy है और ये माइनस 3xy है, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अंश में क्या बचा, x² प्लस y² और हर में बचा है 2। तो ये हो गया समांतर माध्य। बहुत इजी है और एग्जाम में पूछता भी है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये समझ में आ गया है तो आप पहला प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा और चौथा भी एक टाइप का प्रश्न है। तो उन दोनों में से एक प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे और एक प्रश्न आपको बनाना है। हम देखेंगे प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में दिया है दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है और उसके लिए दो शर्त भी दिया है। पहला शर्त दिया है कि उन संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, यह पहला शर्त हो गया, और दूसरा शर्त दिया है उनके वर्गों का योग 90 है। तो इन दोनों शर्तों की सहायता से हमको उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं a b हैं या x y हैं। माना कि वे संख्याएं या अभिष्ट संख्याएं भी लिख सकते हो। माना कि वे संख्याएं x और
y है। पहले हम लेते हैं प्रथम शर्त। ये प्रथम शर्त है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 6। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में दिया है कि x और y का समांतर माध्य 6 है। x और y का समांतर माध्य 6 है। अब अभी हम पढ़े हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके योगफल का आधा होता है। तो x और y का समांतर माध्य कहेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y का आधा इक्वल, इसका मान दिया है 6। इसको सरल करें तो x प्लस वाई इक्वल ये हो जाएगा 6 दूने 12। अब यहां से या तो आप x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हम y का मान निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस x। इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। दूसरा शर्त भी दिया है प्रश्न में, उनके वर्गों का योग 90 है। वर्गों का योग। दूसरे शर्त में दिया है वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग मतलब x और y के वर्गों का योग। x और y माने हैं ना, उनके मतलब जो संख्या निकालना है जिसको हम माने हैं x और y। तो x और y के वर्गों का योग कितना है, तो ये है 90। अगर इसको हम संकेत में लिखें तो वर्ग बोल रहा है तो x का स्क्वायर, y का वर्ग यानी कि y का स्क्वायर का योग बोल रहा है, मतलब बीच में प्लस, इक्वल 90। अब हम केवल इसको हल नहीं कर सकते, तो समीकरण पहला में हमको y का मान मिला है तो इस y के मान को यहां रख देंगे तो हमको मिलेगा द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण। y के मान को रखने पर, y के मान को रखने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह हम रखेंगे उसके मान को, यानी कि 12 माइनस एक्स। स्क्वायर है तो स्क्वायर, इक्वल 90 है तो इक्वल 90। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही हो गया। ये सर्वसमी का दूसरा होता है, पढ़े हो, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले राशि का वर्ग प्लस दूसरे राशि का वर्ग माइनस 2 गुना फिर पहली राशि फिर दूसरी राशि। तो यहां पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुना गुणित पहली राशि गुणित दूसरी राशि इक्वल 90। आगे सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 12 दूने 24x इक्वल 90। अब ये वर्ग समीकरण तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस है तो ये +1 और +1 ही हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24x को हम लिख लेते हैं माइनस 24x। अब ये है प्लस 144 और ये 90 को भी इधर ले आओ तो माइनस 90 हो जाएगा इक्वल 0। आगे हल करें तो 2x स्क्वायर माइनस 24x 144 प्लस में है और ये जो 90 वो माइनस में है। इसका मतलब हमको 144 में से 90 घटाना है तो ये आ जाएगा 54। इसको भी आप हल कर सकते हो या फिर सरल करना है तो 2 कॉमन निकाल लो। यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये हो जाएगा 2 दूने 4 2 सत्ते 14। ये आ गया वर्ग समीकरण। ये वर्ग समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण भी हम पढ़ चुके हैं।
वर्ग समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? एक तो गुणनखंड विधि होता है, एक सूत्र वर्ग विधि होता है और एक पूर्ण वर्ग विधि। तो आपको जो भी विधि सरल लगता है उसका उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी हम इसको बनाएंगे गुणनखंड विधि से। तो अगर इसको हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से, तो ये मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे। ऐसे दो भागों में जिनका योगफल मध्य पद के बराबर हो और जिनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। मतलब सीधा सीधा कहें तो हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए और गुणा करेंगे तो 27 होना चाहिए। तो हो जाएगा 3 और 9। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 12 के जगह में 3 प्लस 9। एक्स है तो एक्स प्लस 27 इक्वल 0। ये कोष्टक हटा दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये एक्स वाला, उसके बाद हो जाएगा माइनस 9x प्लस 27। इसके बाद समूह बनाते हैं तो पहला समूह एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया। ये माइनस निकल रहा है, ध्यान देना, ये माइनस निकला तो जो माइनस है वो प्लस हो गया। इसका मतलब जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। इसके बाद कॉमन निकालते हैं, x दोनों पद में है, x कॉमन निकल गया, x माइनस 3। ये जो पहला कोष्टक में जितना बचा है उतना ही ये दूसरे कोष्टक में भी बचना चाहिए, तब वो फिर से कॉमन निकलता है। यहाँ x माइनस 3 है तो केवल x बचना चाहिए। तो यहाँ पर x कब बचेगा? जब हम 9 को निकालेंगे, और 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 तिया 27, यानी कि 9 निकल जाएगा। तो यहां से हम 9 को कॉमन निकाल लिए तो ये बचा x माइनस 3 इक्वल 0। अब ये भी x माइनस 3 है, ये भी x माइनस 3 है, तो दोनों पदों में से अब कॉमन निकल गया x माइनस 3। पहले पद में बचा x, दूसरे पद में बचा माइनस 9 इक्वल 0। अब ये दो गुणनखंड है जिनका गुणनफल 0 है, और हम पढ़े हैं कैसे लिखते हैं, या तो x माइनस 3 इक्वल 0 या x माइनस 9 इक्वल 0। क्यों लिखते हैं या तो? या पढ़ चुके हैं ना? ठीक है। फिर तो x माइनस 3 इक्वल 0 है तो ये पक्षांतर कर लिए तो x इक्वल 3 हो गया, और यहां से पक्षांतर किए तो x इक्वल आ गया 9। तो हम दो संख्या माने हैं x और y। तो x का मान हमारे पास आ गया 3 और 9। तो y का मान निकालना है तो x का मान को समीकरण पहला में रख दीजिए। y बराबर हमारे पास है 12 माइनस x। अगर आप 3 रखोगे तो 9 आएगा, 9 रखोगे तो 3 आएगा। जैसे 12 माइनस 3 किए तो ये आ गया 9। मतलब x का मान 3 रखोगे तो y का मान 9 आएगा, x का मान 9 रखोगे तो y का मान 3 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अभिष्ट संख्याएं हैं, अभिष्ट संख्याएं मतलब जो संख्या हम निकाल रहे थे वो अभिष्ट संख्या है, एक तो 3 है और एक 9 है। ये हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, और प्रश्न 5वां के आधार पे आपको हल करना है प्रश्न 6वां को, दोनों सेम है। तो प्रश्न 5वां में क्या दिया है, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए हमको 6 पद निवेश करना है, समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। -4 और 10 के बीच में हमको 6 पद निवेश करना है और समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि वो 6 पद कौन कौन से हैं। माना कि -4 और 10 के बीच 6 पद क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6 है।
-4 और 10 के बीच में हमको 6 पद लेना है, और 6 पद हम कौन कौन से मान लिए, A1 से लेकर के A6 तक, तब समांतर श्रेणी बनेगा। तो इस प्रकार हमको समांतर श्रेणी मिल गया। समांतर श्रेणी, पहला पद तो हो गया -4 और 10 इन दोनों के बीच में लेना है, तो -4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये हो गया 10। -4 और 10 के बीच में हम 6 पद ले लिए। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमको क्या क्या दिया है, देखो ये प्रथम पद -4 है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम प्रदर्शित करते हैं A से, इसका मान हो गया -4। यहां पर अभी हम सर्वांतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद भी होना चाहिए या फिर कोई भी दो लगातार पद होना चाहिए जिसमें हम किसी पद में उसके पहले पद को घटा सकें। ऐसा कोई भी दो पद संख्या में नहीं है। तो ये प्रथम पद हो गया -4 और अंतिम पद है 10। ये अंतिम पद मतलब कितना पद है, कौन सा पद है, ये समझना है। -4 और 10 के बीच में 6 पद है, ये हो गया कुल 6 पद, कुल 6 पद। और ये 7 और ये 8, मतलब ये जो 10 है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या को अगर हम n मान लें तो ये हो गया 8। ये आया समझ में। -4 और 10 के बीच में कुल कितना पद रखना है, 6 पद रखना है। तो ये एक और पद हो गया 7 और ये एक पद हो गया 8, मतलब इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो गए, 8 पद हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 है ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां पद है। इस समांतर श्रेणी का 8वां पद है, 8वां पद 10 दिया है। अब 8वां पद का सूत्र क्या होगा, हम पढ़े हैं, आपको याद भी होगा, nवां पद का सूत्र। nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1d। तो 8वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 8-1d इक्वल, इसका मान दिया है 10। a मतलब प्रथम पद, इसका मान -4 है तो यहां रख दो, -4 प्लस 8-1 करोगे तो 7 आ गया, 7d इक्वल 10। ये -4 को पक्षांतर करोगे तो +4 बन जाएगा, तो 7d इक्वल 10 प्लस 4, यानी कि 7d इक्वल आ गया 14। तो d इक्वल 14/7, तो सार्व अंतर d का मान आ गया 2। अब हमारे पास प्रथम पद भी है, सार्व अंतर भी है, और हमको निकालना है A1 A2 A3 A4 A5 A6। अगर हमको A1 निकालना है, A1, तो A1 कौन सा पद है, A1 जो है दूसरा पद है। A1 का मतलब है दूसरा पद, और दूसरा पद का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 2-1d। तो A का मान है -4 प्लस 2-1 कहोगे तो 1 और d का मान है 2, यानी कि आ गया -4 प्लस 2, यानी कि -2। ये हो गया A1 का मान। एक तरीका तो ये है कि हम nवां पद का सूत्र लगा दिए। nवां पद का सूत्र नहीं लगाना है तो समांतर श्रेणी में होता क्या है, हम पद में एक निश्चित राशि या तो जोड़ते जाते हैं या घटाते जाते हैं। मतलब ये जो सार्वंतर रहता है इसको हम जोड़ते जाते हैं तो हमको अगला पद प्राप्त होते जाता है। तो इसी को हम ऐसा भी निकाल सकते थे, A1 किसके बाद है, प्रथम पद -4 के बाद है, तो -4 प्लस d, यानी कि -4 प्लस 2 करते तो भी हमारे पास आता -2। तो या तो आप nवां पद के सूत्र की सहायता से निकाल लो या फिर इस प्रकार से जोड़ते जाओ समांतर को,
वैसे जल्दी निकालना है तो आप ऐसा करोगे तब जल्दी आएगा। जैसे अब हमको A2 निकालना है, तो श्रेणी में देखो A2 किसके बाद आया है, A1 के बाद आया है। कैसे आया, A1 में हम सर्वांतर को जोड़ दिए, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी। तो A1 का मान हम निकाल लिए हैं, -2 आया है, और सर्वांतर भी हम निकाल चुके हैं, 2 आया है, यानी कि आ गया 0। तो A2 का मान हो गया 0। nवां पद के सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते थे। A2 मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद का सूत्र क्या हो जाता, A प्लस 3 माइनस 1 डी। तो ऐसा भी निकाल सकते हो। अब हमको निकालना है A3, तो A3 मतलब A2 के बाद, तो A2 में हम जोड़ देते हैं सार्वअंतर D। A2 का मान 0 है और सार्वअंतर है 2, यानी कि A3 का मान आ गया 2। इसी प्रकार हम A4 निकालेंगे, तो A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी। तो A3 का मान 2 है और D का मान भी 2 है, तो A4 का मान आ गया 4। A5 निकाल लो, तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 का मान 4 है और D का मान 2 है, यानी कि ये हो गया 6। A6 निकाल लेते हैं, तो A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस डी। तो A5 है 6 और D है 2, यानी कि A6 का मान आ गया 8। अब प्रश्न में कहा है कि -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो समांतर श्रेणी कैसे बन गया, अभीष्ट समांतर श्रेणी, अभीष्ट समांतर श्रेणी। पहला पद है -4, उसके बाद आया है -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और लास्ट में आया है 10। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया अभीष्ट समांतर श्रेणी। अब हम देखते हैं प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां में दिया है 7 और 49 के बीच n पद है। 7 और 49 के बीच n पद है। यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको दिया है कि 7 और 49 के बीच में n पद है। मान लेते हैं, माना कि 7 और 49 के बीच n पद A1, A2, A3 इसी प्रकार से n पद हैं, an पद हैं। तो समांतर श्रेणी कैसे बन जाएगा, तो समांतर श्रेणी हम बनाएंगे, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हो गया, पहला पद हो जाएगा 7 और उसके बाद हो जाएगा A1, A2, A3 से लेकर के AN तक, और अंतिम पद हमारा हो जाएगा 49। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो दिया है 7 है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A का मान है 7। ये 49 कौन सा पद होगा, इससे पहले अभी हम पढ़े हैं ना कि बीच में 6 पद रखे तो कुल पद कितना हो गया, 8 हो गया। तो वैसे ही यहां पर बीच में n पद है, तो एक पद प्रथम पद और एक अंतिम पद, यानी कि कुल पदों की संख्या हो गया, कुल पदों की संख्या ये हो गया n+2। n+2 क्यों हुआ, क्योंकि बीच में n पद है और ये प्रथम पद और ये अंतिम पद, मतलब कुल पदों की संख्या हो गया n+2। तो ये जो 49 है वो n+2वां पद है। समांतर श्रेणी का n+2वां पद ये दिया है 49।
तो nवां पद का सूत्र हम जानते हैं, वहां रख दीजिए इसको। nवां पद के सूत्र से a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n के जगह हमको रखना है n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस 1 d इक्वल हो जाएगा 49। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ये प्लस 2 ये माइनस 1 है, मतलब n प्लस 1 और a का मान भी दिया है, a के मान को रख दीजिए, a का मान है 7, d इक्वल ये है 49। 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1d और ये 49 माइनस 7 यानी कि ये हो गया 42। तो सार्व अंतर d बराबर आ गया 42 अपान n प्लस 1। ये तो हो गया d का मान। अब यहाँ पर दो चर राशि है, तो d है और एक n है। न तो हमको d का मान पता है और न ही n का मान पता है। तो उसके लिए क्या दिया है आगे, उसके लिए दिया है कि 5वें और n माइनस 1वें पदों का अनुपात 5:4 है। प्रश्नानुसार 5वें पद, 5वां पद और अनुपात मतलब बटे n माइनस 1वें पद, इन दोनों का अनुपात कितना है, तो इन दोनों का अनुपात है 5:4 यानी कि 5/4। तो 5वां पद का सूत्र क्या होगा, 5वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 d। उसी प्रकार से n माइनस 1वां पद का सूत्र ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 माइनस 1 d इक्वल 5/4। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4d अपान a प्लस n माइनस 2d इक्वल 5/4। ये हो जाएगा 4 इंटू a करेंगे तो 4a प्लस 4 इंटू 4d कर दो 16d। 5 इंटू a करेंगे 5a प्लस 5 का गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 2d 5d। अगर a को हम पक्षांतर कर दें तो यहाँ बच गए हमारे पास 16d माइनस n माइनस 2 5d इक्वल ये 4a को पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4a। यहाँ से d कॉमन निकल रहा है तो हम d को कॉमन निकाल लिए, तो बचा हमारे पास 16 माइनस n माइनस 2 5 इक्वल ये 5a माइनस 4a किए तो ये हो गया a। इसको और सरल कर लेते हैं, d 16 ये माइनस 5 इंटू n करोगे तो माइनस 5n और ये माइनस माइनस का प्लस और 5 इंटू 2 का हो गया 10 इक्वल a। इसको हम आगे लिख सकते हैं d इंटू ये 16 प्लस 10 है तो ये हो जाएगा 26, ये हो गया 26 माइनस 5n इक्वल a। d का मान कितना आया था, d का मान आया था 42 अपान n प्लस 1 और ये हो गया 26 माइनस 5n और a का मान है 7। n प्लस 1 को उधर ले जाओ या फिर इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 7 एक कम और 7 छक्का 42। अब ये n प्लस 1 को उधर ले जाएंगे, इधर बच गया 6 26 माइनस 5n इक्वल इधर हो गया n प्लस 1। इसका गुणा करोगे तो हो गया 6 छक्का 36 है, 2 ने 12 और 3 15 156 हो गया और ये हो गया 6 5 6 30 30n इक्वल n प्लस 1। ये n वाले को उधर ले जाते हैं तो ये 1 को उधर लाना पड़ेगा, मतलब 156 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 30n। 156 माइनस 1 यानी कि 155 इक्वल ये 30n और n
31n, यानी कि n बराबर हम कहें तो 155/31, यानी कि n बराबर हमारे पास आ गया 5। तो इस प्रकार आज हम देखें समांतर श्रेणी अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।